मैं अभी भी केस लड़ रहा हूं और अभी भी मैं इस बात को दावे के साथ कह रहा हूं कि आप उस पे जांच करवाइए, उस वीडियो की जांच करवाइए, निष्पक्षता के साथ जांच कराइए। और मुझे लगता है कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। युवा होने के अनुसार मुझे लगता है कि उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि एक युवा ने उनको ये कहा कि आपके जिले में सरकारी अस्पताल में व्यवस्था खराब है, और उन्होंने सीधे इनकार कर दिया। उस पर एक भी जांच नहीं बिठाया। अगर जांच आज भी बैठेगा, आज भी उस वीडियो को देखा जाएगा, तो कई डॉक्टरों की छुट्टी वहां से होगी। ये दावा मैं कर रहा हूं। क्या केस किया आपके ऊपर? वो मौज में है, वो मौज में है, वो मौज में क्यों नहीं होंगे? मैंने कहा ना कि आकाओं के भरोसे ये लोग बैठे हुए हैं कि आका मेरे हैं तो हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। अगर मैं गलत हूं तो मैं सजा पाने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर बिना गलती के मुझे जेल में भी डाला गया, मुझे मानसिक तौर पे प्रताड़ित भी किया जा रहा है। मानसिक तौर पे प्रताड़ित ही हो रहा है ना हम लोग। एक पत्रकार समाज के लिए आवाज उठाता है और उसको आप जेल में डाल देते हो। चला जाए। कितने दिन जेल में रहे? चनावे जेल, गोपालगंज का चनावे जेल है, वहां पे 8 दिन के लिए मुझे रखा गया था और उसके बाद से बेल मिला। उसके बाद से मैं बाहर आया। ये नहीं हो कि गलत एफआईआर कर दे, आप सही काम कीजिए ना। अगर उस समय उपाधीक्षक साहब अपने डॉक्टर को बुला के केबिन में बिठा दिए होते तो क्या अभिषेक श्रीवास्तव को वो तस्वीर दिखाई देता? वो अभिषेक श्रीवास्तव अपने कैमरे में कैद कर पाता? अगर आपके अस्पताल में अच्छे से होता तो क्या कर्मचारी जो बोल रहा था कि किसी भी डॉक्टर का नाम हो और कोई भी डॉक्टर आके बैठ जाएगा और लोगों को मूर्ख बना देगा, क्या यह संभव हो पाता? क्या वाकई में वो उपाधीक्षक क्या किसी की जाति देख के इलाज करवाते हैं? किसी की जाति देखकर उनके लिए कुछ करते हैं? मतलब नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार के सरकारी अस्पतालों के हालात क्या हैं, ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। अगर आप इन सरकारी अस्पतालों में जाएं तो ना आपको डॉक्टर मिलेगा, ना इलाज होगा, ना दवाइयां हैं। ऐसे में अगर कोई पत्रकार इन सरकारी अस्पतालों की, इन सरकारी संस्थानों की पोल खोलता है, जनता के बीच सरकार की नाकामयाबियों को दिखाता है, तो उसका हश्र क्या होता है वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारे साथ एक इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं, अभिषेक श्रीवास्तव। इन्होंने 2021 के वर्ष में फरवरी के महीने में, यानी कि लगभग 2 साल पहले, सदर अस्पताल गोपालगंज की हालात से सबको रूबरू करवाया था। दिखाया था कि वहां पर इलाज नहीं होता है। अगर मरीज जाए तो वहीं पर मर जाएगा, लेकिन उसका नंबर तक नहीं लगेगा। लेकिन उनके साथ उस दौरान अस्पताल में जो उस समय के उपाधीक्षक थे, बदतमीजी की जाती है, गाली गलौज तक की जाती है। लेकिन कार्रवाई किस पर होती है? कार्रवाई उपाधीक्षक पर, अस्पताल के कर्मचारियों पर नहीं, बल्कि पत्रकार पर होती है। और इनके ऊपर कई धाराएं लगा दी जाती है। इनके ऊपर SC/ST एक्ट भी लगा दिया जाता है। और कुछ दिन पहले ये हिरासत में भी थे। लगभग 8 से 10 दिन ये हिरासत में रहे और अब जमानत पर बाहर हैं। सबसे पहले अभिषेक, जो उस दौरान का कहानी था, उस दिन का कहानी कब की है, क्या हुआ था? सबसे पहले राजमोहन जी बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, सबसे पहले जब 2021 फरवरी 23 फरवरी वो तारीख है, जब मैं जाकर गोपालगंज सदर अस्पताल की उन तमाम चीज़ों को दिखा रहा था जो उस वक्त की स्थिति थी, वो भले ही पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। एक पत्रकार का काम यही है कि उस समय की जो वर्तमान स्थिति है उसको दिखा दिया जाए। और उस वक्त जो वर्तमान स्थिति था उसमें यही था कि एक 60 साल और 70 साल की बुजुर्ग महिला 1.5 घंटे 2 घंटे से खड़ी थी वहां पे। और वहां पे जो डॉक्टर मौजूद होने चाहिए थे वो डॉक्टर मौजूद नहीं थे। उसके बाद से 1.5 घंटे 2 घंटे खड़े होने के बाद भी उनको कोई बताने वाला नहीं था कि माता जी आप चले जाइए, डॉक्टर नहीं आएंगे, या फिर क्या कारण है, या फिर वहां बैठने के लिए कोई अरेंजमेंट भी नहीं था। जब उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि बेटा मैं 1.5 घंटे से यहाँ खड़ी हूँ, मैंने देखा डॉक्टर नहीं है। उसके बाद से मैंने जब मेडिकल काउंटर पे पूछा कि ये डॉक्टर साहब क्यों नहीं आए हैं, तो उस समय मैं हिडन कैमरा इस्तेमाल कर रहा था और वो तमाम चीज़ों को दिखाया है मैंने कि हिडन कैमरे के जरिए उसमें सुनाई दे रहा है साफ तौर पे कि जो कर्मचारी है उन्होंने कहा कि किसी का भी नाम हो, मतलब अगर राजमोहन जी अगर डॉक्टर हैं तो राजमोहन जी का भी नाम होगा,
तो राजमोहन जी नहीं आएंगे तो अभिषेक आके देख लेंगे, वो भी अभिषेक का मन होगा तो। अच्छा, मतलब ऐसी स्थिति है। अटेंडेंस सबका लगेगा, आए मतलब चाहे ना आए। हाँ, अटेंडेंस सबका लगेगा। मतलब आप ये सोचिए कि उसमें खुलेआम बोल रहा है वो कर्मचारी। और इस पर मैंने डीएम साहब से भी सवाल पूछा था, हालांकि डीएम साहब ने उससे मैं नकार दिया था कि आपकी रिपोर्ट गलत है। फिर भी मैं लगातार कोशिश कर रहा था कि अपने रिपोर्ट के जरिए उन वर्तमान स्थिति और सही स्थिति के बारे में बताऊं कि क्या स्थिति बनी हुई है। उसके बाद क्या होता है, उपाधीक्षक साहब आते हैं। उपाधीक्षक साहब को लगता है कि अगर मैं इसके ऊपर एफआईआर नहीं करूंगा तो ये मेरे खिलाफ कार्रवाई करवा देगा, क्योंकि उपाधीक्षक के साथ आपकी कैसे बातचीत शुरू होती है? बातचीत वो अचानक से अंदर आते हैं। एक तो लेट आए, क्योंकि अगर आप अस्पताल के कैंपस में होते, अगर आप को अस्पताल के कैंपस में होते तो तुरंत पता चल जाता कि हाँ कोई पत्रकार आए हुए हैं। जब मैं 10 से 15 मिनट वीडियो शूट कर लेता हूं, उसके बाद से वो अचानक आते हैं और कहते हैं कि यहां से इनको निकाल कर बाहर फेंको। अच्छा, मतलब वो उनका इंट्रोडक्शन ऐसे ही होता है। वो अंदर आते हैं, कहते हैं इनको बाहर निकाल के फेंको। दो उनके साथ सिपाही होते हैं और कहते हैं कि इनको बाहर निकाल के फेंको। मैंने पोलाइटली उनसे पूछा कि सर आपका परिचय क्या है। वो वीडियो आपने भी देखा है, और जब एफआईआर हुआ तो लाइव बिहार ने भी इंटरव्यू किया था। तो उस समय मतलब मैं उनसे पूछ रहा हूं कि सर आपका परिचय क्या है, और वो परिचय नहीं बता रहे हैं। वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि उस अस्पताल के मालिक हम हैं। अच्छा, मालिक हैं। मतलब एक कर्मचारी, उसके पास इतना गुमान है, इतना उसके पास घमंड है, इतना उसके पास अहंकार है कि उसे पता है कि इस अस्पताल के मालिक हम हैं। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आप अस्पताल के मालिक, ये तो पहली बार मुझे पता चला, तो कहते हैं कि पिछले 6 साल से आप क्या कर रहे थे। मतलब ये मालिक बहुत सालों से हैं, बहुत सालों से ये जो गोपालगंज अस्पताल में कुव्यवस्था है उसको बनाए हुए हैं, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं था। अभिषेक श्रीवास्तव ने बोल दिया तो इनको लगा कि अगर एफआईआर नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो उसके बाद से फिर निकलने के बाद मुझे 2 दिन बाद पता चला कि वही उपाधीक्षक साहब जिनका मुझे नाम तक नहीं पता था, वही उपाधीक्षक साहब जिनका पोस्ट तक मुझे नहीं पता था, वही उपाधीक्षक साहब मेरे खिलाफ एफआईआर किए हैं। और उसमें उन्होंने दर्शाया है कि सबसे बड़ा धारा तो SC ST ही माना जाता है, कि मैंने उनके जाति के ऊपर जाति का नाम लेकर गाली गलौज किया है। आपको मालूम था वो किस जाति से थे? मुझे नाम तक नहीं पता था। अच्छा, मतलब जिस पत्रकार को नाम तक नहीं पता है, वो पूरे वीडियो में पूछ रहा है कि साहब आपका नाम क्या है, आपका परिचय क्या है, आप किस पोस्ट पे हैं, वो इंसान आपको आपकी जाति को लेकर बोल के चला गया। एक चीज और, मैं लगातार जितने भी लोगों से मेरी बातचीत हो रही है, जितने भी मेरे साथी मुझसे इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं उनसे ही पूछा, मतलब एक लॉजिकल चीजों को देखा जाए कि क्या वो 60 साल 70 साल की बुजुर्ग महिला जो खड़ी थी, उनकी जाति मैंने पूछा था क्या? उनका नाम तक अभी भी नहीं पता है हमको। जो इलाज आप कराने आई थी। भी जाते हैं, किसी की जाति पूछते हैं क्या? बिल्कुल जाति नहीं पूछते। नहीं है इसकी। भाई एक पीड़ित है, उसकी आवाज उठाने के लिए एक पत्रकार जाता है, तो आपने कौन सी मतलब मुझे हंसी आती है इन सब चीजों पे कि क्या वाकई में वो उपाधीक्षक क्या किसी की जाति देख के इलाज करवाते हैं, किसी की जाति देखकर उनके लिए कुछ करते हैं? मतलब मुझे अभी तक वो समझ में नहीं आ रहा कि उसके बाद क्या हुआ? जो पत्रकार जाति नहीं देखता है उसको जाति के आधार पे उसके खिलाफ एफआईआर कर दिया जाता है। 5 आईपीसी की धारा, मैं आपको वो भी आईपीसी की धारा बताता हूं कि ये आईपीसी की जो धाराएं लगाई गई हैं 341, 353, 504, 506 और 34। एफआईआर में जो मेंशन किया गया है उसमें कई सारी चीजें मेंशन की गई है कि मुझे इतना खौफ है, अस्पताल को खौफ है, परिवार को खौफ है। डर होना चाहिए भ्रष्टाचारियों को, लेकिन डर से ये नहीं हो कि गलत एफआईआर कर दे। आप सही काम कीजिए ना। अगर उस समय उपाधीक्षक साहब अपने डॉक्टर को बुला के केबिन में बिठा दिए होते तो क्या अभिषेक श्रीवास्तव को वो तस्वीर दिखाई देता? वो अभिषेक श्रीवास्तव अपने कैमरे में कैद कर पाता? अगर आपके अस्पताल में अच्छे से होता तो क्या कर्मचारी जो बोल रहा था कि किसी भी डॉक्टर का नाम हो और कोई भी डॉक्टर आके बैठ जाएगा और लोगों को मूर्ख बना देगा, मतलब क्या ये संभव हो पाता? कहने का अर्थ है कि पेट का डॉक्टर है, वो दिमाग का भी इलाज कर देगा। कर देगा, है ना? कर देगा। ये उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हाय तौबा मचेगा। उन जानते हैं वो लोग जो बैठे हुए हैं भ्रष्टाचार फैला रहे हैं ना, उनको पता है कि अगर मैं कोई भी गलती कर दूंगा तो मेरे जो आका है वो बैठे हुए हैं, उन आकाओं के भरोसे वो तमाम चीजें करते हैं।
क्योंकि अगर कोई पत्रकार, आप लगातार उठा लीजिए ना, 2019 से 20, 9,000 करोड़, 2020 से 21, 10,000 करोड़, 2021 से 22, 13,000 करोड़, और 2022 से 23, 16,000 करोड़। ये 1,000 करोड़ का जो आंकड़ा पिछले 4 साल से मैं बता रहा हूं, इसका हिसाब नहीं मांग सकते हम। ये हर साल जो 3,000, 4,000 करोड़ रुपए स्वास्थ्य व्यवस्था की बेहतरीन के लिए बढ़ाया जा रहा है, वो जा कहां रहा है? डॉक्टर्स की स्थिति कल भी वैसी ही थी, आज भी वैसे ही है। कल जो दवाइयां अस्पतालों में नहीं मिलती थी, आज भी वही स्थिति है। तो ये 3,000, 4,000 करोड़ जो आगे बढ़ रहा है, वो कहां जा रहा है? उसका हिसाब मांगा जाएगा तो ये जो भ्रष्टाचारी बैठे हुए वो एफआईआर कर देंगे। एफआईआर करने के बाद क्या हुआ? 1.5 साल के बाद मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। कौन से तारीख को? 10 नवंबर को मुझे गिरफ्तार किया गया, 2022 में। 1.5 साल के बाद कितने दिन तक क्या चला? कभी गिरफ्तारी कोई पूछने आया, पुलिस वाले कोई कुछ? नहीं, इस इतने दिनों के बीच कभी मेरी ऐसी बातचीत नहीं हुई, कोई कार्रवाई भी नहीं हुई, कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। और आपने जमानत के दौरान नहीं ली? नहीं, मैंने नहीं लिया। अब सोचिए ना कि एक पत्रकार क्या करेगा, बहुत इंडिपेंडेंट पत्रकार। और मुझे लगता है कि जो लोग सैलरी पे काम कर रहे हैं, वो भी अगर किसी केस में फंस जाते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल है कि हाँ, अपने आप को कैसे, वकील को पैसे दे, कैसे क्या करे। मैंने उस समय लोअर कोर्ट में अप्लाई किया था, वो रिजेक्ट हो चुका था। हाई कोर्ट में मेरी इतनी औकात नहीं थी कि मैं पैसे दे के और बेल लूँ। और क्या करेगा एक पत्रकार? एक पत्रकार आपके लिए 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर जाता है, उसके पेट्रोल का भी खर्च निकालना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो आपके लिए जाता है। वो अपने हिस्से की रोटी मार के आपके लिए जाता है कि चलो हम 2 रोटी नहीं खाएंगे, 4 रोटी के बदले 2 ही रोटी खा लेंगे, लेकिन 2 रोटी का पैसा बचा के हम वहां पे पेट्रोल भरा के चले जाए। कितने दिन जेल में रहे? चनावे जेल, गोपालगंज का चनावे जेल है, वहां पे 8 दिन के लिए मुझे रखा गया था। और उसके बाद से बेल मिला, उसके बाद से मैं बाहर आया। अभी भी तारीख चल रही है। अभी भी वही बात है ना, जिस कारण मैं बेल नहीं ले पाया, आज वो पैसा भले ही मुझे कुछ भी करके, वो कहते कि पुश्तैनी जमीन बेच के मुझे देना पड़े, या फिर पिताजी से मांगना पड़े, तो क्या मतलब कि, लेकिन मुझे तो वकील को पैसा देना ही ना है। हर महीने चलेगा तब तक देना ही ना है। हर महीने केस किया आपके ऊपर, वो मौज में है, वो मौज में है। वो मौज में क्यों नहीं होंगे? मैंने कहा ना कि आकाओं के भरोसे ये लोग बैठे हुए हैं कि आका मेरे हैं तो हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। जो सरकार संरक्षित कर रही है, अब सोचिए कि अगर SC/ST एक्ट इनके द्वारा लगाया गया, मैं लगातार ये दावा कर रहा हूं कि अगर मैं गलत हूं तो मैं सजा पाने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर बिना गलती के मुझे जेल में भी डाला गया, मुझे मानसिक तौर पे प्रताड़ित भी किया जा रहा है। मानसिक तौर पे प्रताड़ित ही हो रहा है ना हम लोग। एक पत्रकार समाज के लिए आवाज उठाता है और उसको आप जेल में डाल देते हैं, उसको उसके ऊपर केस चलता है, कोर्ट कचहरी करना पड़ता है, वकील को पैसा देना पड़ता है। तो ये तमाम चीज जो कर रहे हैं, उससे बढ़िया ये है ना है कि आप कानूनी तरीके से चलते हैं। आप उस वीडियो का जांच करा लीजिए। मैं दावा कर रहा हूं और मैं चैलेंज भी कर रहा हूं। आपका मानना है कि एफआईआर से पहले आपके जो वीडियो फुटेज थे उसका जांच होना चाहिए? जांच होना, अभी भी कराइए। मैं अभी भी केस लड़ रहा हूं और अभी भी मैं इस बात को दावे के साथ कह रहा हूं कि आप उस पे जांच करवाइए, उस वीडियो की जांच करवाइए, निष्पक्षता के साथ जांच कराइए। और मुझे लगता है कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और उस वक्त जो वर्तमान स्थिति थी, मैंने जो दिखाया था, उससे पता चल जाए कि उपाधीक्षक ने क्यों एफआईआर किया। अच्छा, चलिए, ये तमाम मुद्दे तो पहुंच गए जनता तक, लेकिन क्या आपको लगता है कि SC/ST एक्ट जो बना है, जिसका सदुपयोग होना चाहिए था, जो लोगों के साथ अन्याय होता है उनके साथ न्याय के लिए बना था, उसके दुरुपयोग ने इसके वैल्यू को गिरा दिया है? बहुत सारी चीजें हैं। गणतंत्र दिवस आज मना रहे हम, संविधान को पूजते हैं, इससे गणतंत्र दिवस ही मना रहे हम। संविधान में कई ऐसी चीजें हैं जिसका हम उल्लंघन करते हैं, और उसके बाद से जो संविधान को बचाने, संविधान के हिसाब से लोगों को चलाने का जो कसम खाते हैं, वही लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। लेकिन पत्रकार क्या करता है? पत्रकार उस वक्त भी बताने की कोशिश करता है कि ये गलत है, ये सही है, संविधान के हिसाब से आप ये कर रहे हैं,
संविधान के हिसाब से आप ये गलत कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं। अभी भी मैं कह रहा हूं कि ये एक्ट जो है वो एक्ट गलत तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि कई ऐसे कहानियां हैं जिससे दिखाया गया है कि हाँ भाई पहले आज भी होता है, आज भी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक अधिकारी के पास ये अधिकार कैसे आ गया कि एक अधिकारी एक अपने कार्यस्थल पे, चलिए आप अगर किसी अपने पर्सनल किसी प्लेस पे होते, वहां पे अगर आप दावा करते समझ में भी आता, आप कार्यस्थल पे हैं जहां पे आप काम करते हैं और वहां पर एक पत्रकार आके आपके कामों को दिखा रहा है और उस समय आप एफआईआर कर देते हैं SC/ST एक्ट लगाकर, क्योंकि आपको पता है कि हम इसका गलत दुरुपयोग भी करेंगे ना, तो मेरे साथ कई लोग खड़े हैं। सबसे बड़ी बात है सरकार आपके साथ खड़ी है, मेरे साथ वो संस्थाएं खड़ी हैं जो बताएंगी जबरदस्ती कि अभिषेक श्रीवास्तव गलत है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए बहुत दूर नहीं जाना है। अभी 1 साल पहले का केस लीजिए ना, विष्णु का, उत्तर प्रदेश का। विष्णु 20 साल जेल में रह जाता है। एक पत्रकार क्या होता है? आम इंसान। पत्रकार के लिए क्या कोई स्पेशल कुछ बनाया गया है क्या? कुछ भी नहीं। पत्रकार को चौथा स्तंभ मान के हर आम इंसान उंगली दिखा देता है। अरे उसी आम इंसान से पूछिए ना, ये क्या किसी पत्रकार के लिए खड़ा हुआ है क्या? एक नेता जो कि उनसे सैलरी भी लेता है, उनके पैसों से गाड़ियां भी लेता है, उनके पैसे से सिक्योरिटी भी लेता है, अगर कोई बात हो जाएगी ना तो उनके लिए वो खड़े हो जाएंगे। लेकिन कोई पत्रकार उनसे सैलरी नहीं लेता है, उनसे सिक्योरिटी नहीं लेता है, लेकिन अगर वो मर भी जाता है ना तो कोई खड़ा होकर बोलता नहीं है। इसका कई सारा उदाहरण है। तो फिर आम इंसान पे चलते हैं कि जो विष्णु था यूपी का, 20 साल जेल में रह के आया। 20 साल के बाद हाई कोर्ट को पता चलता है कि भाई ये तो गलत हुआ उसके साथ, ये तो जो SC/ST एक्ट जो पुलिस वालों ने प्रूव किया है वो तो निराधार है, उसमें कोई तथ्य नहीं, कोई सबूत ही नहीं। इन तमाम जो घटनाएं आपके साथ घटी उसमें DM जो नवल किशोर चौधरी हैं, उनका कितना रोल आप मानते हैं? नहीं, मैं रोल मैं नहीं मानता हूं, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि एक कप्तान होने के मुताबिक, जिला के मैं एक पत्रकार होने के मुताबिक आप उस चीज को उस समय एंटरटेन करते, या फिर एक नागरिक होने के हिसाब से उस समय आप एंटरटेन करते। आप एक जिले के कप्तान होने के हैसियत से उससे जिले का एक मामूली सा एक लड़का, एक युवा जो कि वीडियो बनाकर रिलीज किया था, उस हैसियत से मुझे एंटरटेन करते। लेकिन आपको उस वक्त मुझे एंटरटेन करना था, आपको सीधे खारिज नहीं कर देना था कि आपकी रिपोर्ट गलत है। आप उस वक्त अगर बुलाकर या फिर उस वीडियो को ही देखकर, मैंने इस समय बता रहा हूं कि उस समय जब गोपालगंज में सदर अस्पताल को मैंने कवर किया था तो एक ग्रुप है गोपालगंज के तमाम अधिकारियों का, उस ग्रुप में मैंने उस वीडियो को शेयर किया था। कप्तान जो है जिला के कप्तान, उनके जो सरकारी नंबर है उस नंबर पे भी मैंने लिंक शेयर किया था। जब उन्होंने इनकार किया उसके बाद ही मैंने एक वीडियो बनाकर उन तमाम चीजों को एक एक करके मैंने रख के फिर उनको मैं पर्सनली शेयर किया था कि साहब मैंने ऐसे ही नहीं आपको वीडियो मैंने बोल दिया कि हाँ आपके सरकारी अस्पताल में दिक्कत है, मैं पूरा तथ्य दे रहा हूं। तो मैं बस DM साहब की मतलब मेरे हिसाब युवा होने के अनुसार मुझे लगता है कि उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि एक युवा ने उनको ये कहा कि आपके जिले में सरकारी अस्पताल में व्यवस्था खराब है, और उन्होंने सीधे इनकार कर दिया, उस पर एक भी जांच नहीं बिठाया। अगर जांच आज भी बैठेगा, आज भी उस वीडियो को देखा जाएगा तो कई डॉक्टरों की छुट्टी वहां से होगी, ये दावा मैं कर रहा हूं। कई डॉक्टरों की छुट्टी हो जाएगी। अभिषेक श्रीवास्तव अपने आप को कहां देखते हैं और आगे क्या करने वाले हैं? आगे वही कर रहा हूं जो करते आया हूं, पत्रकारिता कर रहा हूं। और सबसे बड़ी दिक्कत देखिए क्या होती है, एक आम इंसान फैमिली को बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। लेकिन सोचिए ना कि बेटा जो लगातार कह रहा है कि हम समाज के लिए लड़ रहे हैं, उसके हिस्से में इकोनॉमिकली क्राइसिस चल रही है, और उसके बाद से एक ही बार घर वालों को पता चलता है कि बेटा जेल चला गया। तो उस चीज़ को थोड़ा सा समझ पाना मुश्किल होता है। लेकिन अभी मेरा स्ट्रैटेजी वही है कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा था, जिस तरह से पत्रकारिता कर रहा था उस तरह से पत्रकारिता कर रहा हूँ। लेकिन लोगों को समझना पड़ेगा, लोगों को वो एक मैसेज लेना पड़ेगा जिसमें कि दिखाना पड़ेगा कि जो आपके लिए लड़ रहा है, अगर वो किसी समस्या में पड़ता है तो फिर आपको खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो धीरे धीरे आपकी आवाज उठाने वालों की संख्या खत्म हो जाएगी।
और खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद से आप सिर्फ यही दुहाई देते रह जाइएगा कि चौथा स्तंभ कुछ नहीं कर रहा है, चौथा स्तंभ कुछ नहीं कर रहा है। अरे चौथा स्तंभ कहां से कुछ करेगा? जब चौथे स्तंभ पे कोई बात आएगी तो आप निकम्मे की तरह एकदम से बैठ जाइएगा। तो फिर चौथा स्तंभ क्या करेगा? चौथा स्तंभ के लिए क्या कभी आप लड़के कोई स्पेशल कोई आपने क्राइटेरिया तैयार करवा दिया कि चलिए हमारे लिए चौथा स्तंभ मरने के लिए मिटने के लिए तैयार रहता है? कई जो माफिया है वो पत्रकारों को गोली मार देते हैं, क्या उनके लिए कोई स्पेशल कोई सिक्योरिटी या फिर कोई स्पेशल कोई ऐसी चीज जिससे कि लगे पत्रकारों को कि हाँ मेरे साथ गलत होगा तो वहां पे हम बिल्कुल सुरक्षित हो जाएंगे? तो वो सारी चीजें होनी चाहिए। आम इंसान को पत्रकारों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और मैं इस उम्मीद में कह दीजिए या फिर कह दीजिए कि हम लोग ये सोचते हैं कि चलो मेरे हिस्से में ये कर्तव्य है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन कर लें, लोगों का आवाज़ उठा लें, और वही कर्तव्य के साथ हम लोग चल रहे हैं। आप भी चल रहे हैं, मैं भी चल रहा हूँ, और मेरा भी साफ तौर पे ये है कि आगे इसी तरह चलता रहूँगा। केस लड़ रहा हूँ, पता नहीं हो सकता है कि आजीवन कारावास भी हो जाए, क्योंकि जिसके हाथ में वो ताकत है वो ताकत गलत को सही बताने के लिए सक्षम हो जाती है। तो हो सकता है आजीवन कारावास हो जाए, क्योंकि SC/ST एक्ट में आजीवन कारावास भी लोगों को हुआ है। अभिषेक, जो आपके साथ घटा वो हम पूरी तरह से समझ तो नहीं सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दर्द आपका हम जरूर बांट सकते हैं, और उम्मीद करेंगे पब्लिक से भी कि वो इस तरह की घटनाओं को देखेगी तो चुप नहीं बैठेगी। लेकिन देखिए, हम पत्रकार हैं, हम दूसरों को भी कहते हैं कि उम्मीद बनाए रखो, तो हमें भी ज़रूरत है कि हम भी उम्मीद बनाए रखें। कहीं ना कहीं हमारे पूरे सरकारी कार्य प्रणाली में दिक्कतें बहुत सारी हैं, लेकिन थोड़ी बहुत कहीं अच्छाइयाँ भी हैं, तो हमें उस पर भी भरोसा रखना है। और उम्मीद है कि कोर्ट में अगर मैटर गया है तो कोर्ट भी जो सत्य है उसी को सुनेगा और उसी आधार पर फैसला भी देगा। बिहार की सरकारी संस्थाओं का क्या हालात है ये आप सभी जानते हैं। सरकारी अस्पताल किस प्रकार से बदतर होते जा रहे हैं ये भी किसी से छुपा नहीं है। आप अपने जिले के अपने ब्लॉक के किसी भी सरकारी सदर अस्पताल में चले जाइए, आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार से उन्हें और ज़्यादा खराब करने की कोशिश की गई, ताकि उसके पैरेलल एक भ्रष्टाचारी तंत्र खड़ा किया जा सके, और वो भी है एक प्राइवेट का। लेकिन जो कोई इन तमाम चीज़ों के लिए लड़ रहा है, जो आपके हक के लिए लड़ रहा है, जो आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है, अगर उसके साथ इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं तो वो आपसे ये उम्मीद लगाता है कि आप उसके साथ रहेंगे। वो कोर्ट पर भी भरोसा जरूर जताता है, लेकिन हर कोई जानता है कि जब सरकार चाह ले कि हमें आपको अंदर ठूंस देना है तो वो ठूंस ही देगी। अब भले ही 20 साल 25 साल बाद फिर से उसे निर्दोष साबित कर दिया जाए, लेकिन वो वक्त जो जेल में कटता है वो उसी को पता चलता है जो वहां पर बेगुनाह होते हुए भी जेल के अंदर पिसता है। अभिषेक के साथ जो हो रहा है वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कोर्ट से भी, न्यायपालिका से, सरकार से भी इस पर संज्ञान ले और कुछ एक्शन वैसा ले, ताकि जो लोग सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चल रहे हैं वो पीछे ना हटें। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।